और भाई तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री के हम 15वें लेक्चर में आ गए हैं। और भाई जहाँ तक है आज जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन अब क्वेश्चन तो करवाएंगे ही सर अगले क्लास में, है ना। तो भाई हमने पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, पिछले लेक्चर में हमने मोलैरिटी पढ़ी थी। ठीक है, हमने यही पढ़ा था, मोलैरिटी पढ़ी थी हमने। ठीक है, हमने भाई और भाई हमने जो था डायलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये भी पढ़ा था हमने भाई, मोलैरिटी में क्या होता है। ठीक है, अब मोलैरिटी में ही मिक्सिंग देखो, मोलैरिटी में मिक्सिंग जैसे भाई अब एक कंटेनर में भाई मोल जो है मतलब मोलैरिटी 1 है, V1 है, M2 V2 है भाई। अगर हम मिक्स कर देंगे तो भाई ये जो है सॉल्यूट्स तो है भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो भाई सेम ही है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो भाई क्या नाम है, कांस्टेंट ही है इसमें भी, है ना। तो भाई M1 इज इक्वल टू V1, ठीक है, M1 V1 मतलब M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा ना भाई। तो इन जनरल जो है V मिक्स जो होता है V1 प्लस V2 होता है। V मिक्स हम निकाल देंगे V1 प्लस V2, ठीक है। तो और एन सोल्यूट का मिक्स, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, M मिक्स इंटू V मिक्स, है ना। बट इन सम क्वेश्चंस V मिक्स इज इक्वल टू V ऑफ सोल्यूशन। भाई वैसे तो V मिक्स तो है V1 प्लस V2 होता है, लेकिन सम क्वेश्चन में भाई हमें दे रखा हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इतनी है तो हम उसे ही V मिक्स ले लेते हैं। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ सोल्यूशन मिक्स। अगर भाई अब ये जो है हमें सिचुएशन दे रखी है सिमिलर काइंड ऑफ सोल्यूशन मिक्स, उस पर ही हम देखेंगे। तो भाई अब सिमिलर काइंड ऑफ सोल्यूशन मिक्स है, मतलब मान लो HCl प्लस HCl है, NaOH प्लस NaOH है ना। तो भाई इसमें जो है M1 V1 प्लस M2 V2 जो है ये M मिक्स और V मिक्स हो गया, है ना। तो M मिक्स जो आ गया हमारा भाई जो है V मिक्स को नीचे ले जाएंगे तो M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V मिक्स जो है भाई V1 V2 V मिक्स मस्ट बी इन सेम यूनिट। भाई मतलब भाई वॉल्यूम तो हमेशा सेम यूनिट में लिखते हैं ना, लीटर या मिलीलीटर में, है ना भाई। भाई अगर V1 V2 और V हमारा इक्वल वॉल्यूम दे रखी है, अगर इक्वल वॉल्यूम दे रखी है तो मान लो भाई यहाँ पे हमने ये 2V हो गया नीचे और हमने V बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये V से V कट गया तो ये भाई M1 प्लस M2 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, M1 प्लस M2 अपॉन 2 हो गया M मिक्स मतलब मोलैरिटी की बात हो रही है ना। अगर भाई मोलैरिटी सेम दे रखी है तो M मिक्स जो है भाई M ही होता है, मतलब M मिक्स जो है वो M ही मोलैरिटी होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ V1 प्लस V2, मतलब V1 और V2 के रिस्पेक्टिव होता है। क्यों भाई, अब मान लो भाई जैसे ये फॉर्मूला था, ठीक है, मोलैरिटी सेम है तो मोलैरिटी बाहर निकाल ली, V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2 कट जाएगा तो मोलैरिटी बच जाएगी। ठीक है भाई, अब जैसे भाई वही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे भाई, इसमें भाई इसको फॉर्मूला लगाना है, तुम भाई पॉज करो क्वेश्चन कर लो ये। ठीक है भाई, मतलब इसमें तो फॉर्मूला लगाना है, इसमें क्या समझाऊँ मैं, है ना। इसमें बस भाई वही फॉर्मूला लगाओ भाई, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो कर लो खुद। ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी है ना, ये पहले के ज़माने में भाई यूज्ड फॉर आयोनिक सॉलिड सॉल्यूशंस अर्लियर, मतलब पहले ना ये आयोनिक सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए यूज होती थी। ये ऑब्सोलीट टर्म है, ऑब्सोलीट टर्म मतलब भाई मतलब यूज नहीं करते, अब यूज नहीं करते भाई, पुराना टर्म है, मतलब पहले यूज होता था भाई। ये क्या है भाई, सेम एज मोलैरिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। भाई ये जो है मोलैरिटी कोई फॉर्मेलिटी बोलते हैं, बस ये मोलैरिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स जो है ये मोलैरिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स जो है फॉर्मेलिटी हो जाता है। ठीक है, ये है भाई, ये हम पहले यूज करते थे अब यूज नहीं करते, ये ऑब्सोलीट टर्म है ना भाई। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन हो गया, मतलब भाई स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन मोलैरिटी की तरह ही है, लेकिन भाई जिन्हें मोल्स नहीं पता क्या होता है भाई, जिन्होंने साइंस नहीं रखे मोल्स नहीं पता, तो एक तरह से वहाँ वो मास लेते होंगे। तो भाई इट रिप्रेजेंट मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मोल्स में क्या था, मोलैरिटी में क्या था, इट रिप्रेजेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, है ना। लेकिन भाई यहाँ पे है इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ हो गई मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्योंकि वॉल्यूम है, और यूनिट जो हो गई ग्राम पर लीटर हो गई। भाई हम रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी और स्ट्रेंथ देखे तो मोलैरिटी क्या होता था भाई, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मोल्स क्या मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, है ना भाई। अगर हम ये निकाल लेंगे, हमें ये इसका फॉर्मूला हमें पता ये है, हम अगर ये निकाल लेंगे तो ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी हो जाती है स्ट्रेंथ अपॉन M सोल्यूट, M मतलब वही मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट, सॉरी मोलैरिटी नहीं, सॉरी मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया मोलैरिटी इनटू M सोल्यूट। ठीक है, मतलब वही स्ट्रेंथ है हम यहाँ ले गए। ठीक है, M सोल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। अब मेन चीज नॉर्मैलिटी शुरू हो रही है। ठीक है, नॉर्मैलिटी होती है भाई रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर N, इसे हम कैपिटल लेटर N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मैलिटी ऑफ सोल्यूशन जो है भाई रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर/1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। भाई नीचे वाला तो मोलैरिटी की तरह ही है, बस ऊपर जो है भाई ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कुछ दे रखा है भाई। ये क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, तब मोलैरिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दे रखा है नॉर्मैलिटी में। सबसे पहले तो भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट, हाँ भाई वॉल्यूम है। ठीक है, यूनिट क्या हो गया भाई, इक्विवेलेंट्स अपॉन लीटर या फिर नॉर्मल या फिर N, है ना भाई। अगर हम इसके वो बाकी फॉर्मूला निकाले तो भाई इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे भाई, जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे भाई, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, और मिली में भाई ये मिलीलीटर हो जाता है बस। ठीक है,
भाई तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर हमें निकालना है, अब भाई हमें समझना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भाई जैसे नंबर ऑफ मोल्स था गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो भाई ग्राम इक्विवेलेंट्स है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। चलो भाई समझ गए। लेकिन अब इक्विवेलेंट मास क्या है भाई, इक्विवेलेंट मास है भाई मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अच्छा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, चलो भाई ये भी समझ गए। लेकिन एन फैक्टर क्या है भाई, अब इसे वैलेंस फैक्टर बोलते हैं, लेकिन एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर भाई एक इंटीजर है, ठीक है, कि इंटीजर है जो भाई अभी हम मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो भाई एक तरह से हमने समझा भाई जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास की जगह भाई इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है भाई, एन फैक्टर जो है भाई, एन फैक्टर जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो अगर हम भाई वही फॉर्मूला देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का, हमने देखा है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास को हम ले सकते हैं मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो हमने कर दिया भाई गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। ये गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल्स। तो भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला आ गया मोल्स इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। इजी। चलो, तो नॉर्मेलिटी जो होती है भाई, नॉर्मेलिटी का भी हमने वो पढ़ा था कि भाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या था, इक्विवेलेंट्स ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है ना भाई, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन जो है भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भाई अब इसमें हमने अभी देखा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स टू एन फैक्टर हो जाता है, तो हम ऊपर लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स टू एन फैक्टर अपॉन ये नॉर्मेलिटी भी आ गई, मोलारिटी हो गया भाई, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी आ गया भाई, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर हो गया, ठीक है। अब भाई अगर हम अभी हमने भाई जो था मोलारिटी की डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी है ना। अगर हम नॉर्मेलिटी की देखें तो नॉर्मेलिटी में भी भाई देखो जो है हमें भाई अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। तो n इंटू वी कांस्टेंट हो गया, तो n जो है वही मतलब 1/v के वो हो गया, तो फिर भाई रेक्टेंगल है पेपर बन रहा है, तो इसमें भाई n1v1 इज इक्वल टू n2v2 हो जाता है भाई, इसमें भी है ना भाई। एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर पॉजिटिव इंटीजर होता है ना। तो हमें केसेस पढ़ने हैं, अगर एटम जो है ना उसमें उसकी वैलेंसी हो गई एन फैक्टर, मान लो अगर हमें Na दे रखा है तो हमें Na की वैलेंसी पता है भाई वो आती है +1 है ना, तो भाई हमें एन फैक्टर 1 आ गया। अब हमें भाई अब सारे फॉर्मूले में भाई हम एन फैक्टर पुट कर देंगे तो उसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई। ओ की क्या होती है, ओ की -2 होती है ना, क्योंकि -2 होती है तो भाई इन फैक्टर 2 हो गया भाई, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा भाई, पॉजिटिव होएगा, ठीक है, चाहे -2 +2 पॉजिटिव होएगा। अब भाई इन केस ऑफ आयंस जो है इन फैक्टर चार्ज ऑन आयंस होता है भाई, तो इस पे जो चार्ज है भाई उसका भाई इन फैक्टर 2 हो गया, इस पे जो चार्ज है 3 हो गया, ठीक है। अब भाई एसिड्स में जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज, तो एक तरह से भाई यहाँ पे भाई जितने हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, ठीक है। HCl में भाई एक हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर 1 हो गया। H2SO4 में भाई नॉर्मली जो है 2 निकलता है तो इसका एन फैक्टर 2 है। लेकिन भाई अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा हो हमें कि भाई एक ही एटम निकला है, मतलब एक ही हाइड्रोजन निकला है, तो हम उसका एन फैक्टर 1 दे रखा है, लेकिन नॉर्मली जो है 2 निकलते हैं, ठीक है भाई। H3PO2 में भाई एन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। इसमें मतलब ये एक ही निकलता है, ठीक है। इसमें भाई इसमें 2 निकलते हैं तो 2 होता है। H3PO4 में तीनों के तीनों निकलते हैं, ठीक है, ये 3 होता है, नॉर्मली ये निकलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखा कुछ और तो वो हो जाएगा बस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिलीज हो गया भाई। अब जैसे H2SO4 भाई यहाँ पे 2 है तो 2 × 2 मतलब 2 × 2 एन फैक्टर, ठीक है, मोलारिटी। अब यहाँ पे मोलारिटी × 3, ठीक है। तो ये एसिड क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिलीज भाई। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज को हम बेसिसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, बेसिसिटी बोल देते हैं। और भाई जितना हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है उसके हिसाब से भाई मोनोबेसिक हो गया, एक हाइड्रोजन मोनोबेसिक, अगर 2 आयन रिलीज कर रहा है हाइड्रोजन के तो डाइबेसिक, ठीक है भाई। अब जैसे भाई बेसिस में क्या हो गया भाई, नंबर ऑफ OH आयंस रिलीज, OH आयंस रिलीज को भाई एसिडिटी भी बोल देते हैं। यहाँ पे देखो एक OH है एक भाई तो मोनोबेसिक, यहाँ पे 2 OH हो गए 2, यहाँ पे 3 हो गए भाई 3, ट्राई एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक, डाइएसिडिक, है ना भाई। वही भाई अब 4 × हम एन फैक्टर कर देंगे, इसमें देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 × 2 वगैरह कर देंगे बस हमने, ठीक है। अब भाई ये देखो BOH3 है, तो एक तरह से हमें दिख रहा है ये बेस है, नहीं भाई ये हमने ना ये सर ने अलग फॉर्म में लिखा हुआ था, इसलिए में से लिखते हैं H3BO3। ये ना बोरिक एसिड होता है, ये वीक एसिड होता है और ये मोनोबेसिक होता है, मतलब भाई ये एक ही वो करता है तो इसका इनफैक्टर 1 होता है। ये थोड़ा शायद याद कर लो भाई, ठीक है, यूजन आइलोशन होता है, ठीक है भाई। अगर हम केस 5 देखें, सॉल्ट में भाई इनफैक्टर चार्ज एंड कैटायन, या सॉल्ट क्या होता है भाई, सॉल्ट तो भाई न्यूट्रल होता है ना, तो इसमें जो है भाई ना, तो इसमें भाई चार्ज ऑन कैटायन या एनायन किसी पे भी देख लो, चार्ज इनिशियल में +1 -1 तो इनफैक्टर 1, CaCl2 में भाई +2 -2 इनफैक्टर 2, +3 -3 इनफैक्टर 3, ठीक है। इसमें भाई देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखें Al का भाई 2 है, नॉर्मली इसका +3 होता है तो यहाँ पे +6 हो गया 6, ठीक है। इसमें भी नहीं कहेंगे तो सल्फर का भाई 6 हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो +2 -2 यहाँ पे 2, मतलब ठीक है, समझ गए।
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये जो है ना ये और ये हम रिडॉक्स में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में रिडॉक्स शुरू करेंगे हम सबसे पहले, तो उसमें ही पढ़ने वाले हैं हम। सर ने लेकिन अभी लिखवा दिया था अभी, तो सर ने बोला कि अभी तुम लिख लो, मैं जहाँ तक कल समझाऊंगा रिडॉक्स में, मतलब इस चैप्टर में ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है, ये हम रिडॉक्स में पढ़ते हैं, लेकिन सर ने भी लिखवा दिया, ठीक है। तो ये भी एक कल एक्सप्लेन करेंगे, मैं दिखाया था जब भी, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो हो गया, ऑक्सीडेशन अगर हाफ रिएक्शन होता है तो भाई इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या इंक्रीज, भाई ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें भाई रिड्यूशन में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और भाई यहाँ पे भाई बैलेंस में भाई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर डिक्रीज इन, किस कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये जो है भाई ये हमें अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है, तो अभी हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन भाई समझ लो बस ऑक्सीडेशन में होता है भाई इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है एन फैक्टर, और भाई एन फैक्टर रिडक्शन में होता है भाई डिक्रीज, और भाई एन फैक्टर भाई बैलेंस रिडक्शन में होता है भाई इंक्रीज डिक्रीज, कुछ भी ले लो, ठीक है भाई। ठीक है भाई। इक्विवेलेंट मास हमने पहले पढ़े, इक्विवेलेंट मास क्या है भाई, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर है, इक्विवेलेंट मास हमने पढ़ा है भाई, इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर है, ठीक है, ये तो भाई हमने समझ लिया, ठीक है, हम ऐसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। लेकिन भाई अगर मान लो हमें भाई कुछ एटम नहीं, मतलब अगर हम इक्विवेलेंट मास, ये तो नए वाला है भाई एन फैक्टर, ठीक है, पहले या पुरानी जो थी, ठीक है, इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब फॉर्मूला ना दिया हो या फिर एन फैक्टर ना निकाल सके भाई, ठीक है, एन फैक्टर ना निकाल सके तो कैसे निकालते हैं भाई, तो इक्विवेलेंट वेट है भाई ऑफ अ सब्सटेंस इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बाय मास ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइन विद और डिप्लेसेस और इनडायरेक्टली, भाई मतलब हाइड्रोजन का जो है 1.008 पार्ट्स, ऑक्सीजन का 8 पार्ट, क्लोरीन का 35.5 पार्ट, Ag का 108 पार्ट, भाई एक तरह से इनके मोलर मास दिख रहा है, मोलर मास ये जो है अगर इसको वो कर दे तो वो ऐसे इन फैक्टर निकाल लेते थे। अब जैसे भाई देखो एग्जांपल MgCl2 में भाई Mg का इक्विवेलेंट मास निकालना है ना भाई, तो हमें दिख रहा है कि भाई 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन से भाई कंबाइंस में 24 ग्राम हमें वो दे रखा है, तो 1 ग्राम से 24/71 हो जाएगा। अब हमें क्या पता है भाई हमें क्या निकालना है 35.5 का, 35.5 का भाई हम कर देंगे 24/71 35.5, तो 12 ग्राम आ गया, तो 12 ग्राम जो है इक्विवेलेंट मास इसका हो गया भाई। लेकिन अगर एन फैक्टर वाले से देखें तो एन फैक्टर हमें 2 पता है भाई, 2 पता है ना, ये सॉल्ट है भाई, सॉल्ट है ना, तो हमें इस सॉल्ट में कैसे करते थे, सॉल्ट में भाई चार्ज और कैटायन या एनायन कैसे भी कर लेते थे, है ना, तो सॉल्ट से हमारा एन फैक्टर निकल गया 2, हमें इक्विवेलेंट मास हो गया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास में पता 24 ग्राम होता है, 24/2 12 आ गया, सीधा 12 आ गया। इसमें भी देखो, इसमें भी भाई हमें E(C) निकालना है, तो इसमें देखो भाई, इसमें भाई अगर भाई क्या नाम है 2 ग्राम हाइड्रोजन में 40 ग्राम है, तो भाई हाइड्रोजन में क्या ना है, हाइड्रोजन में 1 में निकालना था, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा भाई, 1 ग्राम में हो जाएगा 40/2, तो ऐसे निकल गया। अगर हम भाई वो कर दें एन फैक्टर निकाल दें, एन फैक्टर निकाल दें, एन फैक्टर में क्या होता है भाई इसका भाई मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इसमें भाई 2 होता है, ये तो मतलब एक तरह से केस हो गया जिसमें भाई एन फैक्टर से भी मतलब यही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई क्वेश्चंस देख लो भाई, अगर तुम्हें करने हैं बस यहाँ पे एक तरह से यही जो फॉर्मूला है ये लगाना सिखाया सर ने, है ना, क्वेश्चन में ऐसे समझा नहीं रहा है, बहुत ईजी है मतलब, ठीक है, ये तुम देख लो खुद ही, ठीक है भाई। तो अगर हमें कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालना है, जैसे ये हम तो पहले एक एलिमेंट का निकाल रहे थे, है ना, एक एलिमेंट का निकाल रहे थे, जहाँ पे हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ Mg निकाला था, यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट मास ऑफ Ca निकाला था, है ना। अगर हमें कंपाउंड का निकालना है पूरे, ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ Ca प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ O, बस भाई इन दोनों को ऐड कर देंगे, बस सम ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे भाई हमें दे रखा था कि जो है ऑक्साइड ऑफ मेटल है 20% ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमें ऑक्साइड का निकालना था, तो हमें पता है भाई 20% अगर ऑक्सीजन है 20 ग्राम ऑक्सीजन है और 80 ग्राम जो है मेटल है, ठीक है, तो हमने निकाल लिया भाई, हमने उस भाई क्योंकि हमें यहाँ पे एन फैक्टर दे ही नहीं रखा, तो हमने उससे निकाला इक्विवेलेंट मास ऑफ जो हमारा मेटल जो आ रखा है भाई, अगर 20 ग्राम में 80 है तो 1 में 80/20 हो जाएगा, तो 8, क्योंकि ऑक्सीजन में हम 8 पार्ट्स को निकालते हैं, तो 80/20 × 8 तो 32 ग्राम आ गया था। 32 ग्राम जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है भाई कितना होता है 16/2, क्यों भाई 16 जो है मोलर मास एंड फैक्टर ऑक्सीजन का 2, तो भाई 32 + 8 जो है 40 आ गया, ठीक भाई। सिक्वेंशियल रिएक्शन, ये भाई सिक्वेंशियल रिएक्शन हमने पिछली बार पहले पढ़ ली थी, है ना, पहले पढ़ ली थी हमने, बस ये एक बच्चे ने पूछा था कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो सर ने डेफिनेशन लिखवा दी, तो भाई मतलब भाई देख लो पढ़ लो, कंसिस्ट ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस है भाई, इन विच प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन है ना becomes a substrate of second reaction. These reactions proceed from reactants to product through one or more intermediate stages यहाँ पे intermediate stage है, ठीक है, and final product is formed by series of reactants। भाई final product जो हमारा फॉर्म है भाई यहाँ पे series of reactants है, बस भाई ये sequential reaction है, ये definition बस लिखाई थी सर ने।
ओके सर, ये हमारा एनसीईआरटी से चैप्टर खत्म हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ तक है मतलब वो तो मैं तुम्हें रिवीजन में नहीं दिखाऊंगा, वो मैं खुद ही करेंगे लेक्चर में, है ना। और कल एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा रेडॉक्स, लेकिन भाई ये सब कुछ कनेक्टेड ही है, तो एक तरह से क्या ही नया चैप्टर भाई, क्या ही नया चैप्टर, बस रेडॉक्स शुरू हो जाएगा कल, ठीक है। बाय 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 बाय।